Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात कर रहे हैं आईसीआर टेक्नीशियन के लिए जो आपका सोशल साइंस का पर्टिकुलर सेक्शन है। इससे आपके 25 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं और ये आपकी इसकी क्लास नंबर 2 है। तो अगर आपने क्लास नंबर 1 नहीं देखी है, फिर सिलेबस डिस्कशन नहीं देखा है, तो वो जाके एक बार देख लेना। एंड शुरू करते हैं सीधा क्लास को, ज़्यादा इधर उधर की बातें हम नहीं कर रहे होंगे, डायरेक्ट क्लास पे आगे बढ़ते हैं। सोशल साइंस है। नाउ मैंने आपको पिछली वाली क्लास में यहाँ पे ये बताया था डेमोक्रेसी क्या होती है, उसके क्या क्या फीचर्स है, तो ये सब आपके माइंड में क्लियर होगा। उसके साथ क्या क्या फैक्ट है, वो फीचर्स कैसे ऐड हुए, क्या क्या ऐसी हमें सिचुएशन पूरे वर्ल्ड में देखने को मिली कि डेमोक्रेसी को यहाँ पे खतरा हो रहा था, और उस खतरे को हटाने के लिए हमने फिर डेमोक्रेसी की जो बेसिक डेफिनेशन आई उसमें हमने यहाँ पे कुछ फीचर्स डाल दिए। तो सारे के सारे फीचर्स माइंड में है ना, कि जो आपका डिसीजन मेकिंग होगी वो वही लोग कर रहे होंगे जो लोगों ने चुन करके जिनको भेजा हुआ है। फिर इसके बाद में उनको जो लोग चुन के भेजे हैं ना, वो भी कुछ राइट्स के अंदर, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के अंदर काम कर रहे होंगे और लोगों के पास उनके खुद के कुछ जो है राइट्स होंगे। फिर तीसरा पॉइंट था यहाँ पे कि भाई जो इलेक्शंस होंगे वो आपके फेयर और फ्री इलेक्शन होंगे, जहाँ पे कि जो पार्टी आपकी पावर में है ऑलरेडी उसके पास भी हारने का इक्वल चांस होगा। ऐसा नहीं है कि कोई एडवांटेज यहाँ पे वो पार्टी लेके जा रही हो। तो इस बेसिक डेफिनेशन के साथ साथ हमने फिर एक और चीज़ देखी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में, कि भाई 1 वोट 1 वैल्यू एंड 1 पर्सन, ठीक है ना, यानी कि एक पर्सन के पास एक वोट होगा और उसकी एक वैल्यू होगी। हमने ये सारी फीचर्स देखी और हमने इसके साथ में कई सारे एग्जाम्पल देखे अलग अलग वर्ल्ड के, वो सारे फैक्ट भी आपको याद हो गए होंगे, है ना। देन यहाँ पे मैंने आपसे बात करी कि वाई डेमोक्रेसी, उसमें मैंने आपको चाइना इंडिया का फैमिन वाला एग्जाम्पल समझाया ना। उसके आगे ही बढ़ते हैं हम यहाँ पे अपनी कहानी में कि वाई डेमोक्रेसी, उसके ऊपर 2-4 पॉइंट और डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ये एमसीक्यूज को कर रहे होंगे। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं मेरे शब्दों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, सारी चीज़ें मैं आपको हिंदी में जो भी होंगी बता दूंगा, ठीक है। चलो अब एक बार वाई डेमोक्रेसी के 2-4 पॉइंट और यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। दो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए थे। पहला वाला क्या था कि यहाँ पे जो आपका गवर्नमेंट फॉर्म होती है डेमोक्रेसी में, वो बहुत ही ज़्यादा कैसी होती है, अकाउंटेबल होती है, ठीक है ना। गवर्नमेंट कैसी होती है, अकाउंटेबल होती है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको समझाया था कि जो गवर्नमेंट आपकी बनती है उससे बाद में जो डिसीजन निकल के आते हैं ना यहाँ से, वो डिसीजंस कैसे होते हैं भाई, काफ़ी ज़्यादा आपके वो डिसीजंस इम्प्रूव्ड होते हैं, उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू अदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स, बी इट मोनार्की, बी इट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। तो यहाँ पे इनके डिसीजंस काफ़ी क्वालिटी वाले होते हैं। तो यहाँ पे अब इसी में जो हमें और 2-3 पॉइंट और डिस्कस करने हैं कि वाई डेमोक्रेसी, ठीक है ना। वाई डेमोक्रेसी के ऊपर 2-3 पॉइंट और देखेंगे, फिर आपका ये खत्म हो जाएगा, फिर एमसीक्यूज पे जाएंगे। नाउ ये 2 पॉइंट के बाद अब थर्ड पॉइंट आता है कि डेमोक्रेसी हमें क्यों चाहिए, बिकॉज डेमोक्रेसी इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ पीपल, ठीक है ना। जो डेमोक्रेसी है उसमें डिग्निटी ऑफ पीपल रहती है, यानी कि लोगों का क्या रहता है, डिग्निटी का मतलब होता है गरिमा, ठीक है ना। क्या होता है डिग्निटी का मतलब, कि लोगों की जो गरिमा है, मर्यादा है, आप इसे आत्मसम्मान के टर्म में भी ले सकते हो, लेकिन प्रॉपर आत्मसम्मान नहीं होता, इसका मतलब गरिमा होता है, ठीक है। तो लोगों की जो आत्मसम्मान है, गरिमा है, वो यहाँ पे क्या होती है, इनहेंस होती है। तो लिख लो, इनहेंसेस डिग्निटी ऑफ पीपल। अब ये कैसे होगा, जैसे कि मैंने आपसे बोला डेमोक्रेसी में क्या होता है कि 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू, यानी कि यहाँ पे जो स्टेटस है लोगों का वो मैटर नहीं करता इतना, जैसे कि क्या है भैया आपका ये स्टेटस, ठीक है ना, यानी कि जो स्टेटस है लोगों का वो मैटर नहीं करता। जैसे कि अगर कोई यहाँ पे रिच है तो वो भी डेमोक्रेसी में सेम है, कोई यहाँ पे पुअर है तो वो भी डेमोक्रेसी में सेम होगा। कोई अगर एजुकेटेड है काफ़ी ज़्यादा तो वो भी सेम है, अगर कोई नॉन एजुकेटेड है यानी कि कोई रूरल बैकग्राउंड से आता है, ज़्यादा एजुकेशन नहीं है उसके पास, तो वो भी यहाँ पे क्या करेगा, इक्वली वोट करेगा। डेमोक्रेसी में ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। बात समझ में आ रही है। तो इससे क्या होता है कि जो लोगों की डिग्निटी है वो इन्हेंस होती है, जबकि जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं या फिर जो मोनार्की होती है उसमें क्या होता है कि जो राजा के आसपास वाले चमचे लोग हैं उनको यहाँ पे क्या होगा कि वैल्यू दी जाएगी, प्रेफरेंस दी जाएगी हर किसी में। लेकिन डेमोक्रेसी में आपका अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है, और अब हमारा डेमोक्रेसी में क्या है, 1 पर्सन है, 1 वोट है और उसकी 1 वैल्यू है, यहाँ पे कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं है लोगों के बीच, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि डिग्निटी को इन्हेंस किया जाता है। तो यहाँ पर आप एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिख लो, ये क्वेश्चन सीधा का सीधा एक बार देखा गया है कि डेमोक्रेसी का जो प्रिंसिपल है वो कौन सा है। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक
एक सेकंड, डेमोक्रेटिक इक्वलिटी, ठीक है ना। क्या है आपका जो डेमोक्रेटिक इक्वलिटी होती है ना, उसके प्रिंसिपल पर बेस्ड है आपकी डेमोक्रेसी, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आती है, तो इस चीज को याद रखना, ये टर्म कौन सा है, डेमोक्रेटिक इक्वलिटी है। और इसी से क्या होता है कि जो लोगों की डिग्निटी है वो इनहेंस होती है, बिकॉज डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, ठीक है ना। यानी कि लोगों की ही सरकार होती है, लोग ही चुन के भेज रहे होते हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पे जो हमारा फोर्थ पॉइंट है ना, फोर्थ पॉइंट इन द सपोर्ट ऑफ डेमोक्रेसी या फिर इन द आर्ग्यूमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी क्या करता है। जैसे कि आप देखोगे इंडिया में, तो इंडिया में क्या है कि कई सारी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। और चलो अच्छा, मुझे कमेंट करके आंसर बताओ कि हमारा जो 8th शेड्यूल है, इसमें कितनी लैंग्वेजेस इंडिया में बताई गई हैं कि ये आपकी लैंग्वेजेस हैं इंडिया की, ठीक है, बताओ कमेंट करके। देन यहाँ पे हम क्या बात करते हैं कि हमारा जो लोगों की रिलीजन है, ठीक है ना, काफ़ी सारे रिलीजन के लोग रहते हैं यहाँ पे, अराउंड 4 to 5 रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग उनका यहाँ पे कल्चर है। तो कल्चर में डाइवर्सिटी है, तो इंडिया जो है बहुत ही डाइवर्स है। अगर हम इंडिया की ही बात करें, तो जब कोई एक बहुत ही डाइवर्स का कंट्री होती है या फिर कोई डाइवर्स एरिया होता है, अब सपोज करो ऐसा हो कि ये हमारी इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं होती और राजा कहीं वेट अ सेकेंड, और वो जो यहाँ पे किंग बन रहा है वो किसी पर्टिकुलर, जैसे ये पूरा इंडिया है, इसमें इस रीजन से वो इस कल्चर का वो राजा बन जाए, और वो लैंग्वेज पर्टिकुलर एक सपोज करो ए लैंग्वेज को बोलता है और वो बी कल्चर से आता है, तो वो पूरी की पूरी जो आपको पूरे देश में एक तरीके से प्रेफरेंस मिलेगी, वो किसको मिलेगी, ए लैंग्वेज को मिलेगी और बी रीजन के लोगों को मिलेगी, क्योंकि वो तो वहीं के लोगों को जानता है, बाकी की तो डाइवर्सिटी, उसे तो लैंग्वेज भी नहीं आती होगी बाकी के लोगों की। लेकिन जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज होते हैं। मैंने आपको जो फीचर्स बताई ना, वो इसलिए बताई, देखो मैंने क्या बोला था, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के अंदर काम करना होता है। वहाँ पे राइट्स होते हैं लोगों के पास, सारे लोगों के पास इक्वल राइट्स हैं। तो आप चाहे किसी रीजन के हो, चाहे किसी रिलीजन के हो, चाहे किसी लैंग्वेज के हो, उससे मैटर ही नहीं करेगा। जबकि जब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट्स बनती हैं, तो लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं हरेसमेंट होता है, जहाँ की वो गवर्नमेंट नहीं है, जहाँ से वो पीपल बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या बोला जाता है, मैंने आपसे क्या बोला, अब इसके लिए एक पॉइंट लिखो कि डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स प्रोवाइड्स अ क्या प्रोवाइड करती है, अ मेथड टू डील विथ अ मेथड टू डील विथ द conflict डील विथ द कन्फ्लिक्ट और एंड डिफरेंसेस, ठीक है ना, जो भी कन्फ्लिक्ट और डिफरेंसेस होते हैं उनसे डील करने के लिए एक मेथड प्रोवाइड कराती है। तो ये चीज़ आपको अब क्लियर हो गई होगी। देन हम यहाँ पे 5th पॉइंट की और बात करेंगे, फिर आपका ये वाला चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा और नीचे आते हैं, देखो यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं 5th वाले पॉइंट की, कि डेमोक्रेसी कैसे इंपॉर्टेंट है। और ये 5th वन लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये डेमोक्रेसी का, कि डेमोक्रेसी जो है ना, वो सारी की सारी गवर्नमेंट से बेटर कैसे है। तो देखो भाई, क्यों बेटर है, क्योंकि इट अलाउज ये क्या अलाउ करता है, अस टू इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स, ठीक है ना। क्या करता है ये, जो इसकी खुद की मिस्टेक्स हैं। तो मतलब क्या है इसका, समझना इस बात को बड़े ही ध्यान से, कि सपोज करो डेमोक्रेसी में कोई जो रूलर हमने अपना बैठाया हुआ है, तो उस रूलर ने यहाँ पे कोई एक गलत डिसीजन ले लिया, या फिर कोई ऐसा डिसीजन लिया जो लोगों को यहाँ पे पसंद नहीं आ रहा, या फिर लोगों को समझ नहीं आ रहा वो डिसीजन क्या है। तो यहाँ पे लोगों के पास चॉइस होती है कि वो उस मिस्टेक को हटा दें। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई डिसीजन लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, तो जो नॉन इलेक्टेड पार्टी होगी वो इस मैटर को उठाएगी असेंबली में। देन यहाँ पे उसके ऊपर डिस्कशन होगा, अगर नहीं भी हटाया जाता तो बाद में लोगों के पास चॉइस है कि वो उस गवर्नमेंट को ही हटा दें, है ना। तो या तो वो रूलर हट जाएगा या फिर वो डिसीजन हट जाएगा, तो ये चॉइस होती है डेमोक्रेसी में। लेकिन जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसमें तो लोगों के पास ये चॉइस ही नहीं है ना, है ना। जो पीपल हैं उनका यहाँ पे कोई कुछ चॉइस ही नहीं है उनके पास, कि कोई अपना वो जो लीडर ने कोई भी डिसीजन लिया है तो उसको बदल सके, या फिर वो डिसीजन बदला जाएगा, उसे मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो खुद की मिस्टेक उसमें होती हैं उनको सुधारने का, अब देखो कोई गवर्नमेंट ऐसी तो है नहीं, या फिर कोई ऐसी वो पर्टिकुलर गवर्नमेंट नहीं होती, बी इट डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक, जहाँ पे मिस्टेक्स नहीं होंगी। बट यहाँ पे डेमोक्रेसी में क्या आपके पास में अपॉर्चुनिटी है कि अगर मिस्टेक होगी तो उस मिस्टेक को करेक्ट करने का भी यहाँ पे ऑप्शन होता है अपने पास।
इधर यहाँ पे क्या होगा, या तो डिस्कशन होगा या फिर यहाँ पे क्या होगा कि उस रूलर को आप हटा सकते हो। अब जैसे कि आपको रिसेंट एग्जांपल बताता हूँ, जो फार्म लॉज हैं, फार्म लॉज के ऊपर मोदी जी ने क्या कहा था कि भाई हम जो ये लॉज हैं वो लोगों को समझा नहीं पाए, इसलिए रिपील कर रहे हैं। तो डेमोक्रेसी की यही ब्यूटी है कि आप अगर नहीं समझा पा रहे हो लोगों को, बिकॉज जो गवर्नमेंट है वो लोगों की है, अगर आप लोगों को वो चीज़ समझ नहीं आ रही है तो उसको रिपील करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। ज़्यादा अब उसमें डिटेल में मत घुस जाना कि पॉलिटिकली ऐसा है वैसा है, पॉलिटिकल ज्ञान नहीं लेना है अभी, ठीक है। फिलहाल आप ये चीज़ें समझिए कि डेमोक्रेसी क्या है। क्लियर हो गई बात। नाउ अब हम यहाँ पे चलेंगे एमसीक्यूज के ऊपर। जो भी सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें थी, हमने यहाँ पे दो जो यूनिट्स थे पर्टिकुलर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के, वो कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस की तरफ। और अपने आपस में देखो सेशंस को यार शेयर वगैरह कर दिया करो। जब तक आप लोग अच्छे नंबर्स में आते रहोगे तो ये क्लासेस वगैरह चलती रहेंगी, है ना। तो यही चीज़ें हैं। एंड अब यार एक बार आते हैं, और मैं भी मतलब ये, अरे यार कहाँ चला गया, वेट अ सेकेंड। तो ये हैं हमारे क्वेश्चंस, तो शुरू करते हैं पहले। चलो क्वेश्चन नंबर पहला है आपके सामने। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको मैं समझा दूंगा क्या क्या लिखा हुआ है। डैश इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो ये तो यार बहुत ही ईजी हो गया। हाँ, कौन सी ऐसी सरकार होती है जहाँ पे जो रूलर्स हैं वो लोग यहाँ पे इलेक्ट कर रहे होते हैं। तो भाई डेमोक्रेसी ही है इसमें, तो विदाउट एनी डाउट। अच्छा, डिक्टेटर के बारे में एक पॉइंट लिख लेना, ये आपका एनसीईआरटी में दिया गया है कि जो पिनोचेट था, ठीक है ना, पिनोचेट नाम का डिक्टेटर था कहाँ पे, तो ये था आपका चिली में, ठीक है ना। कौन से देश में था? चिली। तो चिली देश का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डिक्टेटर कौन था, यानी कि वहाँ का तानाशाह कौन था, इसको हिंदी में तानाशाह बोलते हैं। तो तानाशाह था आपका पिनोचेट, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास में, हाउ डज द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी हेल्प्स अस। अब देखो मैंने आपको जो एक्सप्लेनेशन दिया है, जो चीजें समझाई हैं, वो इसलिए जरूरी है। ऐसे क्वेश्चंस आपके बनते हैं जहाँ पे लैंग्वेज में आपको चीज़ों को बताना होगा। तो क्या है आपका डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, हमें हेल्प कैसे करती है? टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक सो दैट वी कैन गेट वोटिंग राइट्स, या फिर टू फिगर आउट व्हाट लाइज इन अ डेमोक्रेसी, या फिर नन। क्या बोल रहा है बेसिकली कि डेफिनेशन है जो डेमोक्रेसी की, उससे हमें हेल्प कैसे होती है, या फिर वो हमें किस तरीके से हेल्प करती है। क्या वो हमें वोटिंग राइट्स लेने के लिए हेल्प करती है अपनी जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है, या फिर वो हमें डेमोक्रेसी को सेपरेट करने में हेल्प करती है अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो कि डेमोक्रेटिक नहीं है। या वो बेसिकली बोल रहा है कि डेमोक्रेसी की डेफिनेशन से ये पता चलता है क्या कि कौन सी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है, कौन सी गवर्नमेंट नॉन डेमोक्रेटिक है। या फिर हमें पता चलता है कि एक डेमोक्रेसी के अंदर होता क्या है। तो अब समझ रहे हो क्वेश्चन ये कितना मतलब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर एक तरीके से देखा जाए तो सारे ऑप्शन ही होंगे, या फिर एक तरीके से आप देखोगे क्या नहीं होगा। अब मैंने आपको जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसके हिसाब से सोचते हैं। क्या मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई थी? डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। तो उसमें मैंने आपसे क्या वोटिंग राइट के बारे में बात करी? नहीं करी। क्या मैंने उसमें आपसे बात करी कि डेमोक्रेसी के अंदर क्या है? नहीं। मैंने उसमें आपको बताया कि डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जहाँ पे रूलर्स को पीपल आपके इलेक्ट कर रहे हैं, जबकि और गवर्नमेंट्स में पीपल जो होते हैं वो गवर्नमेंट जो बेसिकली है उसको इलेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, डेमोक्रेसी को सेपरेट करने में अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में हमें हेल्प मिलती है डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी से, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ वर द रूलर्स ऑफ म्यांमार इलेक्टेड। जो म्यांमार के रूलर थे वो कैसे इलेक्ट किए गए? मैंने आपको ये बताया था एग्जाम्पल कि वहां पे क्या हुआ था, आपका आर्मी ने पूरा कंट्रोल ले लिया था। तो अभी भी देखोगे तो आंग सान सुई की को यहाँ पे जेल में डाल दिया गया। तो यहाँ पे क्या है कि जो आर्मी में थे उन लोगों ने ही कंट्रोल ले लिया देश का और वो रूलर्स बन गए, ठीक है। तो ये चीज़ भी मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है, इसलिए बोलता हूँ कि मेरे शब्दों पे ध्यान दिया करो। नाउ हाउ आर द रूलर्स ऑफ सऊदी अरेबिया इलेक्टेड, ठीक है ना। सऊदी अरेबिया के जो रूलर्स हैं वो कैसे इलेक्ट होते हैं? तो ये याद रखना, सऊदी अरेबिया में ना किंग्स होते हैं, ठीक है ना। आपने सुना भी होगा क्या होते हैं? किंग्स होते हैं। यानी कि क्या वो पीपल के द्वारा है? नहीं है। क्या वो आर्मी का रूल है? नहीं है। बिकॉज दे हैपन टू बी बॉर्न इनटू द रॉयल फैमिली, यानी कि वो क्या है, राजशाही खानदान में। ये राजशाही है, राजशाही खानदान में वो क्या हुए हैं भाई, पैदा हुए हैं, इसलिए वो राजा बन गए। क्लियर है। देन अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, हाउ वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स एन इलेक्शन अ डेमोक्रेसी। क्या हम यहाँ पे हर किसी गवर्नमेंट को बोल सकते हैं कि ये डेमोक्रेटिक है अगर वहाँ पे इलेक्शन हो रहे हो? अब मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया हुआ है कि भाई जहाँ पे इलेक्शन होते हैं हो सकता है कि वो कठपुतली वाली सरकार हो, परवेज मुशर्रफ टाइप, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर? नो हो जाएगा। इलेक्शन सिर्फ होने का मतलब ये नहीं होता कि वो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है।
अब इसमें आप उसका एग्जाम्पल भी ले सकते हो कि भाई जो आपका घाना का प्रेसिडेंट था वो क्या कराता था कि फेयर इलेक्शन ही नहीं होने देता था, तो वो भी डेमोक्रेसी नहीं है। ये सारे एग्जांपल्स डेमोक्रेसी के नहीं है। तो हाँ भाई, हम डिफरेंशिएट तो कर सकते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है, कौन सी नहीं है। तो हम सभी की सभी गवर्नमेंट्स को यहाँ पे डेमोक्रेटिक नहीं बोल सकते हैं, इसका आंसर नो हो जाएगा। ठीक है, अब इन सब चीजों में आपको सोचना वही पड़ेगा जो मैंने आपको चीजें समझाई हैं। ठीक है ना, देखो जैसे ये क्वेश्चन है कि विच ऑफिशियल्स मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। वो बोल रहा है कि किसी भी गवर्नमेंट में कैसे ऑफिशियल्स को इलेक्ट करना चाहिए डेमोक्रेसी में। तो सर्टेन पीपल फ्रॉम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज पासिंग द क्राइटेरिया टू बी इलेक्टेड, यानी कि कुछ पीपल यानी कुछ लोगों को आप अलग अलग रीजन से उठा लो और उनका जो क्राइटेरिया होता है इलेक्ट होने का, वो क्राइटेरिया वो पास करके आ रहे हो। या फिर एनी एडल्ट ऑफ द कंट्री, या फिर कंट्री का कोई भी एडल्ट चलेगा। या फिर आपका सिर्फ ब्यूरोक्रेट। ब्यूरोक्रेट क्या होते हैं, जो ऑफिशियल्स होते हैं, जैसे आईएएस वगैरह हो गए, या फिर आप एसएससी वगैरह की जॉब करोगे तो ये सब क्या होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। ठीक है ना, देन यहाँ पे आपके क्या हो गए, हेड ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड हैं उनको ही यहाँ पे इलेक्ट करना चाहिए गवर्नमेंट के अंदर। तो ये दोनों ऑप्शन तो यार सिरे से खारिज हो गए। अब मुझे ये बताओ, किसी भी एडल्ट को यहाँ पे आपका डेमोक्रेसी में इलेक्ट कर देना चाहिए एज अ ऑफिशियल टू बी कॉल्ड गवर्नमेंट, या फिर कुछ खास लोगों को ही इलेक्ट, यानी कि कुछ खास लोग हों जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज से आ रहे हों और जिनका क्राइटेरिया भी वो पास कर रहे हो। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाई वो खास लोग होने चाहिए, यानी कि कुछ लोग होने चाहिए जो क्राइटेरिया पास करके आए और अलग अलग जगह से आए, है ना, एक जगह से ही ना हो जाए सारे के सारे। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कूप इन। अब ये मैंने आपको बताया था अच्छे से, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1999 में इसने यहाँ पे एक सैन्य विद्रोह है, यहाँ पे इसने एक लैड किया हुआ था। सैन्य विद्रोह हिंदी में समझ रहे हो ना सभी लोग, क्या होता है ये आपका सैन्य विद्रोह है। तो ये चीज है, विद्रोह लिखा हुआ है ये। नाउ अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ही overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country. Later he changed his designation to president in 2002. Which president of Pakistan was this? वो बोल रहा है आपसे। अब देखो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया आपके लिए है। अपने आप को उसने यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर दिया और डेजिग्नेशन ले ली प्रेसिडेंट की 2002 में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, जनरल परवेज मुशर्रफ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विथ, यानी कि जो डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है वो किसके पास होनी चाहिए। तो ये मैंने अलग से आपको एक फीचर लिखवाई थी, दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, जिन्हें लोग चुन के भेज रहे हैं उनके हाथों में ही पावर होनी चाहिए फाइनल डिसीजन मेकिंग की। ना तो वो राजा रानी के पास होनी चाहिए, ना फिर कोई ऑफिशियल हेड्स के पास होनी चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपका 10th वाला क्वेश्चन देखो। इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड एंड आफ्टर डैश ईयर्स फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट। तो बताओ भाई इलेक्शन कितने साल में होते हैं, मैंने अलग से लिखवाया भी है, ये कितने साल में होते हैं, 5 साल में होते हैं। ठीक है, तो इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं। तो 10th का आपका बी आंसर हो गया। अच्छा, सारे क्वेश्चन एक बार खुद से भी आंसर दिया करो पहले फटाफट से। जैसे कि ये क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द चाइनीज पार्लियामेंट कॉल्ड, चाइना की जो पार्लियामेंट है उसको क्या बोलते हैं। तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस बोलते हैं, कराया हुआ है ये भी, है ना। सॉरी, इसमें आपको वेट अ सेकेंड, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। और सीसीपी वहां पे क्या करती है, कॉन्टिन्यूसली राज करती आ रही है, बिकॉज एक ही पार्टी वहां पे चल रही है। बाकी की जो 8 पार्टी हैं वो इसी की सबऑर्डिनेट है, यानी कि इसी के अंदर ये मर्ज हो चुकी हैं। नाउ अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 12th वाला क्वेश्चन देखो। इट हैज नियरली डैश मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द चाइना। पता ही होगा 3000 मेंबर इलेक्ट होके आते हैं, जिनमें से एक प्रेसिडेंट को वो चुन रहे होते हैं और सारे के सारे सीसीपी के होते हैं, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के। अगले क्वेश्चन को देखो, व्हेन डिड मैक्सिको बिकेम इंडिपेंडेंट, मैक्सिको इंडिपेंडेंट कब हुआ। अब याद आ रहा है मैक्सिको वाली कहानी, मैक्सिको में क्या हुआ था कि 70 साल तक यहाँ पे एक ही पार्टी जो पीआरआई थी उसने रूल किया था, याद आ रहा है ना, पीआरआई। तो यहाँ पे क्या है 1930 में इसको, अरे यार यहाँ पे बेसिकली इन्होंने ऑप्शन में गलत ऑप्शन है यार, इसमें एक 1930 ऑप्शन भी डाल लो। ठीक है, 1930। अब देखो एग्जाम में आपको या तो 1930 मिलेगा या 1929 मिलेगा, बिकॉज एक्चुअली ये मैक्सिको इंडिपेंडेंट हुआ 1929 के लास्ट में और 30 में बेसिकली इंडिपेंडेंट हो गया फिर पूरा। तो आपको मोस्ट प्रोबेबली 1930 ही मिलेगा, बिकॉज एनसीईआरटी में यही गिवन है। तो आंसर आपका क्या होगा, 1930। याद है ना, वो 1930 से 2000 तक यहाँ पे पीआरआई ने रूल किया था, 70 ईयर्स। मैंने बताया कि अगर 70 या 71 ईयर में कुछ भी मिले तो वो चीज़ है। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, मैक्सिको होल्ड इलेक्शन आफ्टर एवरी डैश ईयर्स टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट। मैक्सिको में कितने साल में इलेक्शन होता है, ये भी बताया था, हर 6 साल में इलेक्शन होता है। ठीक है ना, कब होता है, एवरी 6 ईयर्स में ये आपका इलेक्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी सीधा का सीधा बताया हुआ है। कौन सा क्वेश्चन हो गया ये? 14th हो गया। 15 देखो, विच कंट्री हैज नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल? क्यूबा, मैक्सिको, इंडिया या नेपाल? कौन सी कंट्री है यहाँ पे जो किसी भी मिलिट्री के अंडर नहीं रही है या फिर किसी भी डिक्टेटर के रूल के अंदर नहीं रही है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखो इसका आंसर क्या होगा? नेपाल। ठीक है ना, नेपाल ऐसी कंट्री है जहाँ पे कोई भी मिलिट्री या डिक्टेटर का रूल नहीं रहा, जबकि मैक्सिको, क्यूबा, इंडिया इन सब में तो रहा है। मैक्सिको मैंने आपको बताया भी कि ये 1930 में आपका आजाद हुआ था। इंडिया जो है आपका 1947 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। अच्छा, एक और यहाँ पे कंट्री नाम लिख लो जो किसी डिक्टेटर के, खैर चाइना तो है डिक्टेटरशिप में रही है, छोड़ो। यहाँ पे बस ये है कि किसी दूसरे देश ने शासन नहीं किया। तो एक बार आप ऐसा लिख सकते हो कि कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो कभी कॉलोनीज नहीं रही, नॉट अ कॉलोनी या फिर नॉट कॉलोनीज। तो उस कंट्री में आपका नाम आता है एक चाइना का। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है। कॉलोनी का मतलब समझते हो ना, कोई दूसरा देश आके आपके देश के ऊपर यहाँ पे क्या कर ले, एक तरीके से उसको अपने अंदर ले ले पूरा का पूरा। जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कर लिया था तो कॉलोनी बना लिया था। तो चाइना कभी कॉलोनी नहीं रहा है, भूटान भी नहीं रहा, देन आपका नेपाल भी नहीं रहा है। ये कुछ क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं अल्टीमेटली इधर उधर करके। देन आपका जापान भी किसी की कॉलोनी नहीं रहा जापान, ठीक है, बट यहाँ पे काफी डिक्टेटर्स हुए हैं। देन आपका इथोपिया, ठीक है, इथोपिया, इथोपिया भी आपका कॉलोनी नहीं बना है किसी की भी। देन आपका थाईलैंड हो गया। तो ये कुछ मेजर कंट्रीज हैं, और भी कंट्रीज हैं लेकिन इनके नाम आप याद रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 16th वाला क्वेश्चन देखो। अंटिल 2015 इन सऊदी अरेबिया वुमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट। ठीक है ना, बोल रहा है कि 2015, अरे यार इन्होंने ये क्या कर रहे हैं ये टाइपिस्ट। यहाँ पे देखो 2015 नहीं आएगा, यहाँ पे डैश आएगा। ठीक है, अंटिल डैश सऊदी अरेबिया में वुमेन के पास राइट टू वोट नहीं था। तो मैंने बताया है 2015 तक जो है वुमेन्स के पास में राइट टू वोट नहीं हुआ करता था। खैर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Estonia made its citizenship rule in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get। यानी कि जो रशियन पीपल थे वो, उनके पास क्या डिफिकल्टी थी, उनके पास क्या नहीं था, राइट टू वोट नहीं था रशियन पीपल के पास। ये मैंने आपको बताया था एग्जांपल। एस्टोनिया एक ऐसी कंट्री थी जहाँ पे रशियन माइनॉरिटीज में थे और वहां पे क्या था, उनके पास में राइट टू वोट ही नहीं था। ठीक है, और बाकी का राइट टू वुमन वोट भी नहीं होगा ऑफ कोर्स यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो 18th, इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव। तो ईच सिटीजन के पास क्या होना चाहिए कि एक वोट होना चाहिए, और ईच वोट के पास एक वैल्यू होनी चाहिए। यानी कि बोथ ए एंड बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये किस में बताया गया है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में आपका ये चीज बताई गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ा उनको सारे आंसर्स आ रहे हैं ना। चलो, इन जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन। यानी कि जो जिम्बाब्वे है ये वाइट माइनॉरिटी से कब आज़ाद हुआ था? अब याद है मैंने आपको बताया था जिम्बाब्वे पहले वाइट माइनॉरिटी के रूल में था, यानी कि सफ़ेद लोगों के रूल में था, और ये लोग माइनॉरिटीज़ में थे, वाइट लोग, तब भी इसके ऊपर रूल कर रहे थे। तो कौन से ईयर में ये आज़ाद हुआ जिम्बाब्वे, बताओ भाई। तो ये 1980 में जो है आज़ाद हुआ था, याद आ रहा है ना। मुगाबे था यहाँ पे, 2017 में मुगाबे को हटा दिया गया था। याद आ गया ना सारी की सारी चीज़ें। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 20th क्वेश्चन देखो। जिम्बाब्वे's लीडर, अब यहाँ पे उसका नाम भी दिया गया है, रॉबर्ट मुगाबे रूल्ड द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। ये देखो यार, ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये नहीं है, ठीक है, डैश है यहाँ पे। तो पता ही है कि भाई रॉबर्ट मुगाबे था, तो ये याद रख लेना एक बार। प्रेसिडेंट भी बन गया था ये, 2017 तक रहा है। अब देखो अगला क्वेश्चन। ओवर द ईयर्स मुगाबे's गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन डैश टाइम्स टू इंक्रीज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी कि इतने सालों में मुगाबे की गवर्नमेंट ने कितनी बार कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया था। मैंने आपसे बोला था ना ये क्या करता था, कॉन्स्टिट्यूशन को ये कई बार चेंज करता रहता था। तो पूछ रहा है कि कितनी बार किया था इसने। तो इसका यार आंसर तो बड़ा ही फनी सा है, लेकिन ये एक बार एग्जाम में आ चुका है, तो सेवरल टाइम्स इसका आंसर होगा, यानी कि बहुत बार। अब खैर क्या ही कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये क्वेश्चन मैंने क्यों इंक्लूड किया है इसको समझना। क्वेश्चन अब जो एक्चुअली में एग्जाम में बनना चाहिए वो ऐसा बनेगा कि मुगाबे की जो गवर्नमेंट थी वो, यानी कि जो मुगाबे था बेसिकली, ये बार बार क्यों कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करता था। तो याद रखना कि ये इसलिए चेंज करता था टू मेक द प्रेसिडेंट, टू मेक द प्रेसिडेंट टू मेक द प्रेसिडेंट लेस अकाउंटेबल। ठीक है ना, क्यों ये करता रहता था, सो दैट जो जवाबदेही है, यानी कि प्रेसिडेंट के पास जो एक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट देता था उसमें कि भाई प्रेसिडेंट को हर एक अपने एक्शन का यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अकाउंट देना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, प्रेसिडेंट को कोई आंसर ना देना पड़े, वो अपने आप में ही सर्वे सर्वा है, इसलिए वो बार बार कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करता था और अपने जो प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट को लेस अकाउंटेबल बनाता चला गया। ठीक है, ये चीज़ है, तो ये याद रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन डिड मुगाबे गिव इट्स पीपल। यानी कि जो मुगाबे था उसने अपने लोगों को किस तरीके का यहाँ पे ऑपरेशन दिया है। ऑपरेशन को बोलते हैं यहाँ पे
एक तरीके से उत्पीड़न, ठीक है ना, किस तरीके का उत्पीड़न उत्पीड़न किया अपने लोगों का। तो अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हरास्ड एंड देयर मीटिंग डिसरप्टेड, सही बात है। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोस्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर डिक्लेयर्ड इलीगल, सही बात है। ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। देयर वाज अ लॉ दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट, ये भी सही है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल। तो ये याद रखना कि राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट ये मुगाबे ने यहाँ पे क्या कर दिया था, लिमिट कर दिया था, ठीक है। तो ये इसलिए यहाँ पे क्या करता रहता था कि बार बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करता रहता था। आगे देखो, लास्ट क्वेश्चन, मुगाबे को अपने ऑफिस से कब निकाला गया, तो 2017 से। काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार बता रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली ये हुआ है, बस 2017 में इसको अभी निकाला गया, 4 साल पहले ही। तो ये चीज है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट रिक्वायरमेंट्स डू द पीपल ऑफ स्टेट नीड बिफोर इलेक्शन, यानी कि लोगों को अपना इलेक्शन देने से पहले किस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है। दे शुड बी फ्री टू थिंक, दे शुड हैव ओपिनियंस, या टू फॉर्म एसोसिएशंस। क्या होगा इसका राइट आंसर, बताओ भाई। लोगों को सोचने के लिए फ्रीडम होना चाहिए, उनके अलग अलग ओपिनियंस होने चाहिए, सही बात है ये भी। और टू फॉर्म एसोसिएशंस, यानी कि लोग एसोसिएशंस फॉर्म कर सकते हैं, तो ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसलिए क्या होता है कि आचार संहिता, जिसे हम क्या बोलते हैं, आचार संहिता, ठीक है ना। इलेक्शन से पहले क्या बोलते हैं कि भाई इस स्टेट में क्या हो गया है, आचार संहिता लागू हो गई है, बिकॉज यहाँ पे इलेक्शंस होने वाले, यानी कि अब लोग क्या है अपने हिसाब से सोचेंगे, अपने ओपिनियन बनाएंगे, अपने एसोसिएशन बनाएंगे, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट रिक्वायरमेंट्स डू द पीपल ऑफ स्टेट नीड आफ्टर इलेक्शन, यानी कि आफ्टर इलेक्शन यहाँ पे लोगों की क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो एवरी ऑफिस बियरर हैज सर्टेन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, यानी कि अलग अलग जो ऑफिस में आपके मंत्री बैठते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स बैठते हैं, उनको यहाँ पे कुछ राइट्स हैं, कुछ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हैं और कानून ने दी हैं, संविधान और कानून। टू रिस्पेक्ट सम गारंटीज टू द माइनॉरिटीज, जो माइनॉरिटीज हैं उनको कुछ गारंटीज यहाँ पे उनका सम्मान करना। ईच ऑफ दैम इज अकाउंटेबल नॉट ओनली टू द पीपल बट ऑल्सो टू अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स, यानी कि यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि जो हर कोई है ना, वो सिर्फ लोगों के लिए ही नहीं, बाकी के जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनके लिए भी अकाउंटेबल होगा। तो ये सारी की सारी बातें सही हैं। ये मैंने ऑल वाला पॉइंट इसलिए डाला है कि आप ये इन तीनों पॉइंट को पढ़ के जाओ अच्छे से, कि आफ्टर इलेक्शन क्या है और बिफोर इलेक्शन क्या होता है, लोगों की रिक्वायरमेंट्स, कि हम भाई वोट करने जा रहे हैं तो हमारे पास ये आज़ादी है, हम खुले मन से सोच के जाएं, अपनी ओपिनियन रख के जाएं, और जब हम इलेक्ट कर दें तो उसके बाद में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया जाए। यानी कि माइनॉरिटीज़ वाला तो ऑफकोर्स यहाँ पे नहीं बन सकता है किसी भी डेमोक्रेसी में लीडर, बट उसमें भी माइनॉरिटीज़ को कुछ गारंटीज दी जाती हैं कि भाई ये आपको इन गारंटीज दी गई हैं। तो ये चीज़ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 26 वाला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, तो भाई यहाँ पे क्या बोल रहा है आपसे कि अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट। तो भाई ये सही बात है, मैंने आपको फीचर में लिखवाया भी था, तो बिल्कुल सही बात है, ट्रू है ये, ठीक है। सारी चीजें रिवाइज हो रही हैं कि नहीं हो रही है, अब सारा कुछ आपको याद भी हो गया होगा, है ना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, 27। देखो, विच इज द ट्रू विच इज ट्रू ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी के लिए कौन सा निम्नलिखित में से सत्य है, ठीक है। ये हिंदी है। नाउ, बाय द पीपल फॉर द पीपल, ये सही बात है क्या, हाँ भी बिल्कुल सही बात है। लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी, यार ये भी बिल्कुल सही बात है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। ये एक डेमोक्रेसी का यार एक लैग है कि डेमोक्रेसी में कॉन्टिन्यूसली क्या होते हैं, लीडर्स चेंज होते रहते हैं, तो इससे क्या होता है कि इनस्टेबिलिटी आती है। एक गवर्नमेंट आई 5 साल के लिए, उसका कुछ और विजन था, उसने उस विजन से काम करना शुरू किया, फिर दूसरी गवर्नमेंट आ गई, दूसरा लीडर आ गया, तो उसने दूसरे विजन से काम करना शुरू किया। तो स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं इससे क्या होती है, स्टेबिलिटी पे फर्क पड़ता ही पड़ता है, ये सही बात है, याद रखना हमेशा, ठीक है। तो डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, ये भी सही बात है ना। और इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, तो यार ये भी सही बात है। क्यों, अब समझना, ये जो है ये तीनों के तीनों पॉइंट्स ये क्या है, ये काउंटर आर्ग्यूमेंट है, यानी कि आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी है ये, यानी कि ये रीज़न है कि डेमोक्रेसी क्यों नहीं होनी चाहिए। तो फिलहाल ये आप याद रखना कि डेमोक्रेसी में यही होता है कि भाई पॉलिटिकल कंपटीशन हो रहा है, पावर प्ले हो रहा है। अब इसको समझो कि इलेक्टेड आप कहोगे सर लोगों ने इलेक्ट किया है, तो उनको पता होगा ना लोगों का बेस्ट इंटरेस्ट किस में है। मैं बोलता हूँ कि यार सपोज करो यहाँ पे 60 लोग कैसे हैं, 60 लोग 60 हटाओ, आप सपोज कर लो कि 80 लोग ये हो गए, 20 लोग अलग हो गए, ठीक है। 20 लोग क्या है कि इन लोगों ने किसी एक पर्टिकुलर सरकार को नहीं चुना, 80 लोगों ने एक उस पर्टिकुलर सरकार को चुना है। तो ये 20 लोगों का बेस्ट इंटरेस्ट जो है वो सरकार नहीं जानती होगी ना, तो यहाँ पे सभी लोगों का बेस्ट इंटरेस्ट तो नहीं पता है, अगर हम सारे के सारे लोगों की बात करें, बिकॉज सभी लोगों ने उसको चुन के नहीं भेजा हुआ है। तो इलेक्टेड लीडर्स भी कहीं ना कहीं नहीं जानते हैं कि भाई बेस्ट इंटरेस्ट में क्या है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल इज फार्म लॉज, ठीक है। फार्म लॉज में
सभी के सभी किसानों का यहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ तो रीज़न है ही कि लोग जो है इतना आंदोलन करने के लिए आ गए। तो सबका बेस्ट इंटरेस्ट नहीं था, कुछ का बेस्ट इंटरेस्ट भी था। बट फिर वही बात आती है कि डेमोक्रेसी की ब्यूटी ही ये है कि अगर कुछ मिस्टेक होती है तो उसको यहाँ पे क्या किया जाता है, करेक्ट कर सकते हैं। तो फिर वही चीज़ है कि उसको करेक्ट कर लिया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 28 क्वेश्चन देखो, चाइनाज फैमीन ऑफ डैश वॉज द वर्स्ट रिकॉर्डेड फैमीन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। तो याद है ना कौन से ईयर का वो फैमीन था? तो मैंने बताया था 58 में फैमीन आया था, एक 96 में आया था। तो आपका 58 वाला सबसे ज़्यादा खतरनाक फैमीन रहा है, 58 से लेके 61 तक का। ठीक है, चाइनीज़ फैमीन। तो ये भी एक क्वेश्चन बन गया आपका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 29th देखो, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन, डेमोक्रेसी है जो आपकी किस पर बेस्ड है, लोकतंत्र किस पे आधारित है? तो भैया ऑप्शन क्या क्या है अपने पास यहाँ पे कि पहला, डिस्कशन एंड मीटिंग्स आर अमंगस्ट फ्यू, यानी कि बहुत ही कम लोगों को उठा के बुला लेंगे और उनके बीच में डिस्कशन होगा, मीटिंग्स होंगी। क्या यही लोकतंत्र है? नहीं भाई, ये तो लोकतंत्र नहीं है। देन नो डिस्कशन, कोई भी डिस्कशन नहीं होगा, ना जी ना, ये भी नहीं है। अनरूली क्राउडेड मीटिंग्स विद नो फॉर्मल डिसीजन, यानी कि बस बुला लिया भीड़ को और उसके बाद कोई फॉर्मल डिसीजन निकल के आया नहीं है, तो ये भी नहीं है। डिस्कशन एंड मीटिंग्स अकर व्हेन अ पीपल नंबर ऑफ पीपल पुट देयर हेड्स टुगेदर, यानी कि जब बहुत सारे लोग मिलकर के किसी मुद्दे के बारे में बात करते हैं, अपने व्यूज रखते हैं। पुट देयर हेड्स टुगेदर का मतलब होता है अपने व्यूज रखना अलग अलग, और उनके बीच में एक डिस्कशन होता है, मीटिंग्स होती हैं, तब वो क्या होता है, लोकतंत्र होता है। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। 30th क्वेश्चन देखो, ये है आपका, डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज, डेमोक्रेसी जो है वो अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से अच्छी है, क्यों है भाई, बेहतर है? इट अलाउज चेंज, इट अलाउज वोटिंग, इट अलाउज राइट टू ओपिनियन, या इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। मैंने क्या बताया था कि सबसे बेहतर ये इसलिए है क्योंकि ये अपनी मिस्टेक को सुधारने का मौका देती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे आपके ये तीनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट वन। क्लियर है क्या? तो बस ये आपके आज के एमसीक्यूज हो गए। आई होप आपको पूरा का पूरा चैप्टर तो रिवाइज हो ही गया होगा और बाकी सारी चीज़ें भी क्लियर हो गई होंगी माइंड में, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। फैक्ट से भी बनेगा, थ्योरी से भी बनेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग से भी बन सकता है। तो यही है डियर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, और यहाँ पे आपके एक दो चैप्टर खत्म हो गए। नाउ अगले चैप्टर पे हम मूव ऑन करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन में हमें अपार्थाइड सिस्टम था, साउथ अफ्रीका में क्या हुआ, फिर इंडिया में प्रियम्बल कैसे क्या बना, उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो है प्रियम्बल के, उनकी क्या क्या मीनिंग है, इन सब के बारे में बात करनी है। तो बस कल नेक्स्ट वाली क्लास में इस पर मिलेंगे। इसके ऊपर जो भी अपडेट होगी, कितने टाइम पे क्लास होती है, तो वो आपको शॉर्ट वीडियो मिल जाएगी रात तक, या फिर आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया जाएगा। टेलीग्राम सेम नाम से है, पनेशा फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, ज्वाइन कर लेना और चीज़ें आपस में शेयर करते रहो, बिकॉज अब आप लोग इंटरेस्ट दिखाओगे तभी मेरे अंदर एक आएगा ना कि भाई पढ़ा दूँ अच्छे से, है ना। तो ये चीज़ें हैं यार, और एंड करता हूँ इस सेशन को यहीं पे। अच्छे से आप लोग मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, एंड थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।